नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी, जिसका एग्जाम आपका कल यानी कि 24 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आगे आने वाला सब्जेक्ट है उसका भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? यानी कि जो मानव भूगोल की परिभाषा है, इस परिभाषा को किसने दिया था? तो इस परिभाषा को आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल को आपका मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक भी लिखा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो जो आपको रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना है बच्चों, ये आपका ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर। और रुको और जाओ निश्चयवाद को ही आपका नव निश्चयवाद कहा जाता है, इसी को आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में आपका विश्व की जो जनसंख्या बच्चों, ये आपका कितना दर्ज किया गया था? तो ये आपका 600 करोड़ दर्ज किया गया था, 600 करोड़ से अधिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो मानव विकास सूचकांक का जो निर्माण है बच्चों, ये आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। और याद रखिएगा इसी ने आपका जो मानव विकास सूचकांक है ये आपका कब दिया था? तो 1990 में दिया था और इसीलिए इसको आपका नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। और ये कहाँ के थे? तो ये आपका पाकिस्तान के हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए मुख्य उपागम में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए आय उपागम को सम्मिलित किया जाता है, कल्याण उपागम को सम्मिलित किया जाता है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम को सम्मिलित किया जाता है, उत्पादकता उपागम को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जंग का कटोरा आपका पिट्सबर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पिट्सबर्ग। और आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि जो आपका पिट्सबर्ग शहर है, क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना बच्चे जानते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो जो इकोनॉमिक्स रखेंगे वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आयात और निर्यात के बीच आपका जो मूल्य अंतर होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है आपका व्यापार संतुलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हिमांचलित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं का मदद ली जाती है? यानी कि जो बर्फ वाला क्षेत्र होता है उसमें आपका जो स्लेज गाड़ी होती है, ठीक है, उसे खींचने के लिए किन पशुओं का मदद लिया जाता है? तो इसके खींचने के लिए आपका कुत्तों और जो आपका रेनडियर होता है बच्चों, इसका मदद लिया जाता है, यही खींचते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कुत्तों एवं रेनडियर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? तो देखिए सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो अफगानिस्तान आपका सार्क में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सार्क क्या है पूछेगा तो पहली बात ये याद रखिएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना आपका 1985 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? तो बोलिएगा सर ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। और ये जो सार्क है बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका याद रखिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। और आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि इसमें कितना मेंबर है। आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए कि इसमें कितना मेंबर है। और ये जो आपका दक्षिण एशियाई देश है बच्चों, भारत पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब देशों का एक संगठन है सार्क, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो पहला विशेषता क्या है कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या ये बात आपका सत्य है कि नहीं है? यानी कि ये अंग है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका कि नगर पालिका निगम का होना। तीसरा ऑप्शन आपका कि 75% से अधिक
जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये आपका अंग नहीं है, क्योंकि जो 75% से अधिक जनसंख्या जब कृषि कार्य में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये हुआ कृषि कार्य। ठीक है, तो जो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं वो आपका किस में आ जाता है, तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में आ जाता है भैया, उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपका अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वाक्य जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए, शहर की नगर की विशेषता है ये सब। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जमशेदपुर किस प्रकार के नगर का किस प्रकार का नगर है, तो जमशेदपुर आपका क्या है, एक औद्योगिक नगर है, यहाँ टाटा का फैक्ट्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, ये सब क्या है आपका एक औद्योगिक नगर है। पर्यटन नगर का बात करें तो जैसे ही आपका क्या हो गया, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं जी, कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, मनाली घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग घूमने के लिए जाते हैं ना। हाँ, शादी ब्याह के बाद जाता है, लेकिन अलग बात है जाता है नहीं जाता है जी, शादी ब्याह पहले भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शादी ब्याह के बाद आदमी जनरली जाता है कपल सब। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका पर्यटन नगर में याद रखिएगा, ये सब पर्यटन नगर हो गया, मनाली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका खनन नगर पूछे तो धनबाद आपका क्या है, एक खनन नगर हो गया, रानीगंज आपका खनन नगर हो गया, बोकारो हो गया खनन नगर, मतलब जहाँ पे खुदाई की जाती है, ये सब। ठीक है, तो ये सब खनन नगर है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहा जाता है, तो जो टुंड्रा क्षेत्र में आपका एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से जो घर बनाया जाता है बच्चों, उसे आपका इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो PYQ क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको 2012 से लेकर के 2024 तक का ये PYQ टोटल PYQ मैंने आपको करवा दिया है, उस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी बात कोई वायरल क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, सबसे बेटर क्वेश्चन क्या है, PYQ क्वेश्चन है, उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि वहीं से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए आप लोग हाजिरी लगा दीजिए, देखते हैं कि कौन कौन किए हैं, फटाक से हाजिरी लगाइए। यहाँ सर हम कर लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है, तो देखिए आयताकार आपका कहाँ पे विकसित होगा, तो आयताकार आपका तालाब के किनारे विकसित होगा, गोलाकार भी तालाब के किनारे, रेखीय प्रतिरूप। देखिए सड़क क्या होता है आपका एक रेखा की तरह होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, जो कि सड़कों के किनारे विकसित होता है। और आपका रेखीय प्रतिरूप आपका नदियों के किनारे भी विकसित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेखीय प्रतिरूप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, तो भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार आपका हो जाएगा मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है, तो सामूहिक कृषि को जो सोवियत संघ में नाम से जाना जाता है बच्चों, ये जाना जाता है आपका काल खहोज, कुछ नाम से काल खहोज नाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो जल संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो जल कमी हो रही है। ठीक है, जल की तेजी से मांग बढ़ रहा है, और ये आपका क्या है, स्थानिक एवं ऋतुवत असमानता के कारण भी इसका है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है जल की कमी के लिए, तो ये भी जरूरी है इस वजह से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, तो ये भी बात सही है। ठीक है, उसके बाद है स्थानिक और ऋतुवत असमानता, यानी कि जो आपका आज मानसून आया कल मानसून नहीं आया, एक मौसम में पड़ा पानी एक बार नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये जो आपका ऋतुवत असमानता देखी जाती है, इस वजह से आपका जल संसाधन का संरक्षण क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उप विभाग होते हैं, तो जो आपका स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले जो व्यवसाय है बच्चों, ये आपका किस सेक्टर का उप विभाग होता है, तो याद रखिएगा ये आपका तृतीयक सेक्टर का उप विभाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तृतीयक सेक्टर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्योग के जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो उद्योग के जननी आपका लौह अयस्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लौह अयस्क। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो देखिए पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था बच्चों, ये आपका तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तारापुर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जल संभर विकास एवं और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरो मीरू का संबंध किस राज्य से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको PYQ मैंने करवाया था, वहां पे बताया था कि जो आपका नीरो मीरू कार्यक्रम है बच्चों, ये कहां पे चलती है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो जो आपका स्वेज नहर है, देखिए आपका वहां पे स्वेज नगर, वहां पे आपका क्या था, एक होता है पनामा नहर और एक होता है आपका स्वेज नहर, ठीक है। तो जो आपका स्वेज नहर है ना, ये किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास मैदान स्थित है, तो डाउन्स है। वेल्ड कहाँ पे है, तो वेल्ड आपका मैंने आपको बताया हुआ था कि वेल्ड आपका कहाँ पे है, तो ये आपका अफ्रीका में है। और स्टेपी कहाँ है, तो ये आपका यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर में है। उसके बाद आपका पेरी कहाँ है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक वह कारक होता है जो किसी भी व्यक्ति को एक स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है, यानी कि खराब कारक होता है। अपकर्ष कारक क्या होता है कि वह कारक होता है जो भी कोई भी व्यक्ति वह अपने व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। और ये क्या ये दोनों में क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ करके जा रहा है और कोई भी व्यक्ति एक स्थान से आपका दूसरे स्थान आ रहा है, यानी कि सब क्या है आपका प्रवास के लिए है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है बच्चों, ये आपका 121.02 करोड़ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 121.02 करोड़। और किताब के अनुसार आपको याद रखना है भारत में अभी तक जनगणना नहीं हुई है, 2011 की जनगणना के डेटा का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो किताब के अनुसार आपको याद रखना है कि भारत अभी जनगणना मतलब जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है, ज्यादा पढ़ाकू नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। तो जो आपका डायमंड हार्बर है बच्चों, ये आपका हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी पर। और ये जो डायमंड हार्बर कहाँ पे है, तो ये आपका कोलकाता में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने टॉप 25 VVI क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड करूंगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। और कल जो सुबह वीडियो आएगा उससे आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सुबह के वीडियो में जो मोस्ट VVI क्वेश्चन होता है वही मैं करवाता हूँ, तो सुबह के वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप तक नोटिफिकेशन ना पहुंचे, लेकिन आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है बच्चों। तो यही था आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, काफी ज्यादा PYQ मॉडल पेपर का क्वेश्चन था। चलिए और एक वीडियो आपका महातांडव वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें आपका 2022 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मॉडल पेपर का, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।